नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पीकेजे क्लास बाय रोहित सर पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में पतन का विश्लेषण करेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता जैसी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हुआ। जाहिर सी बात है कि अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हर उन सभ्यताओं का पतन हुआ है जो अपने समय में बहुत उन्नत अवस्था में रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि सिंधु सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी और एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी, तो इसका भी पतन जो है वो अवश्यंभावी था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। आज हम उनमें से कुछ विद्वानों के मतों का विश्लेषण करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। वास्तव में इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस पर कोई भी अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि इसका पतन कैसे हुआ। कुछ विद्वानों ने ये माना कि इसका पतन बाढ़ से हुआ, कुछ विद्वानों ने ऐसा माना कि आर्य जो थे उनके आक्रमण के पश्चात इस सभ्यता का पतन हुआ, कुछ विद्वानों ने ऐसा माना कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स की घटनाएं हुई उनकी वजह से घग्गर जैसी नदियां विलुप्त हो गई और उस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने ऐसा माना कि अरब सागर में जो है उसका जल स्तर बढ़ गया। कुछ घटनाएं ऐसी वातावरणीय परिवर्तन हुए कि अरब सागर का जल स्तर बढ़ गया और उसके जल स्तर के बढ़ने के कारण जो व्यापारिक नगर थे किनारे किनारे उस अरब सागर के तटीय जो क्षेत्र थे, उनसे जो व्यापारिक गतिविधियां जो होती थी वो धीरे धीरे समाप्त हुई और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो चलते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विश्लेषण करेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन से विद्वान थे और उन्होंने क्या क्या मत दिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि अनेक विद्वानों ने अनेक मतों से इसे इसकी व्याख्या करने का जो है प्रयास किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण मतों को। जैसा कि 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के आसपास जो है, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण नगर था मोहनजोदड़ो, उसका पतन हो गया। ठीक है, तो इसका पतन हुआ और इसी के आसपास, मतलब इसी कालखंड के आसपास बाकी जो है सिंधु घाटी नगरीय सभ्यताओं का पतन हो गया। हालांकि इसमें एक और कड़ी आती है जिसको हम उत्तर हड़प्पा काल या उत्तर हड़प्पा चरण कहते हैं। वहाँ जब नगरीय प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो फिर से वो कृषि युग वाली प्रणाली डेवलप करती है और धीरे धीरे वो एक अलग विषय है, उस पर हम चर्चा अगले उसमें करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। लेकिन यहाँ हम फिलहाल जो है पतन को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया थी ये इसी जो है कालखंड के आसपास 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसके पतन का प्रारंभ होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ जो है विद्वान हैं, जैसे इसमें जो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो सबसे इसका महत्वपूर्ण जो मतलब इसका सबसे जो रोचक कारण माना जाता है वो विद्वानों के द्वारा आर्यों का आक्रमण माना जाता है। ठीक है, आर्यों के आक्रमण के पश्चात कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि इसका जो है पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके पीछे कुछ जो है पुरातत्वविद हैं या कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने बड़ा मजबूत और ठोस प्रमाण दिया है। इस मत को देने वाले कुछ विद्वानों के नाम हैं। कभी कभी ये सुमेलित करने के लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए इनका नाम जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देख लेते हैं इसमें राम जो इस मत को मतलब आर्यों के द्वारा सभ्यता के पतन
के मत को मानने में जो सबसे मतलब अग्रगण्य विद्वान हैं या सबसे प्रमुख विद्वान हैं, उनमें राम प्रसाद चंद तथा मर्टिमर व्हीलर, ठीक है। ये दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से इस मत को रखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में जो आर्य थे उनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि सिंधु घाटी ऋग्वेद में एक शब्द आता है पुरंदर, और पुरंदर जो है इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। और पुरंदर का मतलब यह होता है कि दुर्गों को नष्ट करने वाला, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि एक बड़ी अच्छी दुर्गों की व्यवस्था थी, दुर्गीकृत नगर थे। तो इस आधार पर मर्टिमर व्हीलर और राम प्रसाद चंद जैसे विद्वानों ने यह बताया कि इंद्र ने ही जो है आक्रमण करके इन दुर्गों को नष्ट किया और सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करके एक नई सभ्यता जो कि वैदिक सभ्यता थी या वैदिक संस्कृति थी उसको स्थापित किया, ठीक है। और बड़े पुरजोर तरीके से उन्होंने इसका समर्थन किया, ठीक है। हालांकि बाद में कुछ विद्वानों ने इसका विरोध किया और ये कहा कि ये जो ऋग्वेद है यह एक धार्मिक ग्रंथ है और इसकी जो तिथि है उसका निर्धारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है। तो इस विषय में ऋग्वेद को आधार बना करके ये कहना कि ऋग्वेद के आधार पे इंद्र को आधार बनाकर ये कहना कि ये सभ्यता का जो विनाश हुआ वो इंद्र के द्वारा किया गया, यह गलत है। दूसरी बात, जो उत्खनन के प्रमाण मिले हैं या उत्खननों से जो हमें ध्वनित होता है, जो पुरातात्विक उत्खनन हुए, उसमें युद्ध जैसी परिस्थितियों के हमें कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यह जो विचार था वह स्वतः खंडित हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक डॉक्टर केनेडी थे, डॉक्टर केनेडी, उन्होंने भी क्या किया, डॉक्टर केनेडी उन्होंने क्या किया है कि जो हड्डियां हैं, वो जो उस काल के जो मानव कंकाल हैं उन पे भी अध्ययन किया। तो उन्होंने ये पाया कि उस जगह पे जो भी हड्डियां मिली लगभग उनमें जो है किसी ऐसी हड्डी या किसी ऐसी हड्डी वाले दूसरी जाति का प्रमाण नहीं मिला कि वो कहीं से आया है और इन लोगों पे वो प्रभावी हो गया है। तो कुछ पुरातात्विक अध्ययनों से इस बात को जो है क्या किया गया, इस मत को खंडित कर दिया गया। हालांकि क्या सही है क्या गलत है अभी ये रिसर्च का विषय है और इस पर रिसर्च जो है जारी है, ठीक है। तो इस आर्यों के आक्रमण के खंडन करने वाले कुछ विद्वानों में बीबी लाल केनेडी तो थे ही, ठीक है, बीबी लाल केनेडी, पीवी काणे तथा जॉर्ज डेल। इन लोगों ने जो ये राम प्रसाद चंद और मर्टिमर व्हीलर का जो ये आर्यों के आक्रमण का जो सिद्धांत था उसको पूरी तरह से क्या किया, खंडित किया, ठीक है। तो ये विद्वान थे जिन्होंने बीबी लाल, पीवी काणे और जॉर्ज डेल जैसे विद्वानों ने यह माना कि वहाँ पे चूंकि क्या है कि यह एक धार्मिक ग्रंथ है और इसकी जो तिथि है वो ठीक से ज्ञात नहीं है। दूसरा, जो उत्खनन हुए उनमें कहीं युद्ध जैसी परिस्थितियों के कोई प्रमाण नहीं मिले। और केनेडी ने यह बताया कि जो हड्डियां मिली हैं वहाँ उनका जो अध्ययन किया वहाँ कहीं दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के आने का भी या उनके प्रभावी होने का भी कोई ऐसा प्रमाण हड्डियों के अध्ययन में
या उनके डीएनए के अध्ययन में नहीं मिला है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस मत का खंडन किया। इसके अलावा कुछ और विद्वान थे जिन्होंने बाढ़ का मत दिया कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो है, जो मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा वगैरह में जो अस्तर देखे गए हैं, तलछटित देखे गए हैं, वो ऐसा लगा कि एक बार बाढ़ आई, फिर वो नगर जो है किसी तरीके से लोगों ने बचाया, फिर अगले चरण में बाढ़ आई। ठीक है, इस तरह से क्रमिक बाढ़ आती गई और कभी ऐसी बाढ़ आई कि उस बाढ़ ने पूरे जो है नगर को ही समाप्त कर दिया। तो ये बाढ़ का भी सिद्धांत है, ठीक है, जो विद्वानों ने माना है। इसके अलावा एक और बड़ा प्रमुख सिद्धांत है जिसको हम विवर्तन का सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत कहते हैं। उस सिद्धांत के अनुसार उस सिद्धांत को मतलब दूसरा जो सिद्धांत आता है वह जो होता है प्लेट विवर्तन या विवर्तन का सिद्धांत। विवर्तन का सिद्धांत, विवर्तन का सिद्धांत, ठीक है, या जिसको आप आधुनिक मत के हिसाब से प्लेट टेक्टोनिक्स भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है कुछ विद्वान थे जिसमें जो है एम.आर. साहनी, H.T. लैम्बिक, ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने विवर्तन के सिद्धांत को माना। ठीक है, तो इनके अनुसार कुछ ऐसी प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी घटनाएं घटी जिनसे जो है सिंधु और जो गंगा नदियां थी, ठीक है, उनके बहाव क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। इन विद्वानों ने ये माना कि गंगा नदी जो थी वो जमुना से आकर के मिल गई, मतलब जमुना से मिल गई, और क्या हुआ कि जो सिंधु नदी थी वो सतलज से जाकर के अटैच हो गई। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या कि जो घग्घर जैसी नदी थी उसमें जल की कमी हो गई और घग्घर जैसी नदियां क्या हुई, समाप्त हो गई। तो नदियों के बहाव के क्रम में क्या हुआ कि कुछ परिवर्तन हुआ और भी घटनाएं घटी जिनसे इनका जो क्षेत्र था वो परिवर्तित हुआ, और उस क्षेत्र के नदियों के क्षेत्र के परिवर्तन के कारण, चूंकि नदियां जो थी वो सभ्यता का आधार थी, और जैसे ही उन नदियों के स्थान या उनके बहाव क्षेत्र में परिवर्तन हुआ तो उस जगह से संबंधित जो सभ्यता या सभ्यताओं के केंद्र थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना को भी इन्होंने माना है। और देखिए एक और चीज है, जैसे जो द्वारिका की जो उसमें माना गया है, जो द्वारिका की जो खोज हुई है वो भी यही माना गया है कि प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनी जैसी घटनाओं के चलते वह जो नगर था द्वारिका वो समुद्र के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये सिद्धांत भी काफी जो है महत्वपूर्ण है और इसके मानने वाले एम.आर. साहनी और H.T. लैम्बिक हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि मतलब विवर्तन की घटनाएं हुई और जिसके कारण नदियों के जो बहाव का स्वरूप था वो बदला, और उसके कारण कुछ नदियां विलुप्त हो गई जिनकी वजह से उनके आसपास की सभ्यताएं जो है उन जिन क्षेत्रों से होकर के बहती थी उन क्षेत्रों का जो है विकास जो है पूरी तरह से प्रभावित हुआ और धीरे धीरे वह क्षेत्र क्या हुए, समाप्त हो गए। तो ये जो है एक क्या है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, तो विवर्तन का सिद्धांत भी इसके सभ्यता के पतन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अलावा कुछ और विद्वानों ने ऐसा माना कि अरब सागर का जो जलस्तर था वो बढ़ गया, और अरब सागर के जलस्तर के बढ़ जाने के कारण हुआ क्या कि जो तटीय नगर थे, जो व्यापारिक नगर थे, उनका व्यापार प्रभावित हुआ। दूसरा, हड़प्पा की संस्कृति का जो मूल आधार था वो कृषि और पशुपालन था। तो अगर मिट्टी में लवण की मात्रा, चूंकि समुद्र के जल के स्तर का बढ़ने का मतलब ये हुआ कि मिट्टी में लवणीय जल बढ़ गया, मतलब लवणीय जल की मात्रा उस पूरे जो वातावरण है या जो पूरा क्षेत्र है उसमें लवण युक्त जल भर गया।
जिसके कारण कृषि जो है अत्यधिक रूप से प्रभावित हुई। जब कृषि प्रभावित हुई तो पशुपालन भी प्रभावित हुआ और धीरे धीरे ये सभ्यता क्या हो गई, विनाश की ओर अग्रसर हो गई। तो ये भी एक प्रमुख कारण है कि अरब सागर के जलस्तर का बढ़ जाना भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है, तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पे हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब तक यही चीज हमें मिली है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है एक जो है कोई एकल घटना नहीं थी, कई घटनाओं का एक सम्मिलित जो है प्रभाव था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। ऐसा भी हो सकता है कि बाढ़ के कारण नष्ट हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि प्लेट विवर्तनी के कारण ऐसा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा जलस्तर में वृद्धि, ये भी कारण हो सकता है। तो इस पे अलग अलग कारण हो सकते हैं जिनका विश्लेषण हम कर रहे हैं। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासविद हुए हैं फेयर सर्विस। फेयर सर्विस, फेयर सर्विस, इन्होंने भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है कोटेशन दिया। इन्होंने एक बड़ा बढ़िया जो है अनुमान लगाया और कहा कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, चूंकि इसका विकास जो है प्रारंभिक जो है ग्रामीण सभ्यता से हुआ। ठीक है, तो ग्रामीण सभ्यता से हुआ और धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया कि पर्यावरण के सदुपयोग और उसके दुरुपयोग के आधार पर ही इस सभ्यता का विनाश हुआ। उनका यह मानना था कि जो सभ्यता कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, धीरे धीरे वो नगरीकृत व्यवस्था में बदलने लगे, नगर बनने लगे और नगर बनने के मतलब सुदृढ़ नगर बने, बेहद बड़े नगर बने। और उन्होंने क्या किया कि जो नगर का निर्माण चूंकि ईंटों से होता था, तो अपनी उपजाऊ मिट्टी का उपयोग उन्होंने ईंट बनाने में किया और उस ईंट बनाने में हुआ क्या कि जो पूरी उपजाऊ की क्षमता थी मिट्टी की वो समाप्त हो गई और धीरे धीरे कृषि और पशुपालन प्रभावित हुआ, जिसके कारण यह सभ्यता धीरे धीरे विनाश की ओर गई। हालांकि ये मत क्या सही है क्या गलत है, ये एक रिसर्च का विषय है, लेकिन फेयर सर्विस ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पर्यावरण था उसका दुरुपयोग किया गया और इसके कारण यह सभ्यता जो है अपने आप खुद विनाश के गर्त में चली गई। ठीक है, इसके अलावा एक और विद्वान है सिरीन रत्नाकर करके, सिरीन रत्नाकर करके, उनका ये मानना था सिरीन रत्नाकर का ये मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया से होता था, मेसोपोटामिया से होता था। ठीक है, और हुआ क्या कि जो लाजवर्द का व्यापार था, लाजवर्द हड़प्पा से जो लाजवर्द का व्यापार था वो सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब अर्थव्यवस्था की ऋण था इनके अनुसार। किसके अनुसार? सिरीन रत्नाकर के अनुसार। और जब लाजवर्द का व्यापार मेसोपोटामिया से बंद हो गया, इसी के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, इनका यह मानना था कि जब मेसोपोटामिया से लाजवर्द का व्यापार बंद हो गया, तो ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन था वो हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण कारण थे जो महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। इनसे कुल मिलाकर के
ऐसा कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, अपितु बहुत सारे कारण थे जिनके कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पतन की ओर अग्रसर हुई। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिनसे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हो जाती है तो उसमें एक और स्तर आता है जिसको हम कहते हैं उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल, ठीक है। यह उत्तर हड़प्पा काल जो है धीरे धीरे जब नगर समाप्त हुए, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है, तो ऐसा देखा गया कि पुनः जो है कृषि वाली जो प्रणाली थी वो फिर से प्रारंभ होती है और उत्तर हड़प्पा काल में हम पूर्णतः कृषि प्रधान व्यवस्था को देखते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो है स्थल हैं जहाँ से एक एक समय में दो दो फसलों के उत्पादन करने की जो है वो चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। मतलब कृषि प्रणाली और बेहतर हुई और धीरे धीरे इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम उत्तर हड़प्पा काल पे प्रकाश डालते हुए वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक सोपानों पे आगे बढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर के। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से हमें अपना सुझाव प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।